जय श्री राम हमारे सभी क्लास 12th के प्यारे बच्चों को। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज अर्थात क्रैश कोर्स की क्लासेस चल रही हैं उसकी नवीं क्लास पे चलेंगे। और इस नवीं क्लास में आज आपका पोइट्री वाला सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक आपकी रिवीजन सीरीज की 8 क्लास हो चुकी है। यदि उनमें से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12th रिवीजन सीरीज 2025-26 करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी रिवीजन सीरीज की क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और आपको पहले ही बता चुके हुए हैं कि आपकी रिवीजन सीरीज की टोटल 25 क्लास होगी और उस 25 क्लास में आपका ग्रामर और लिटरेचर पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। और यदि आपने उन 25 क्लास को अच्छी तरह से कवर कर लिया तो पूरी गारंटी के साथ करें कि आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस दी जा रही हैं पूरी ईमानदारी से आप सभी क्लासेस को अटेंड करोगे। और भैया जल्दी से अब हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। और क्लास पे चलने से पहले एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि आपको सारी रिवीजन सीरीज अर्थात क्रैश कोर्स की सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। इस बार कोई क्रैश कोर्स की कोई फीस नहीं ली जा रही है, सारी क्लासेस आपकी फ्री कर दी गई हैं। तो इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सभी बच्चों तक आप इस वीडियो को पहुंचा दोगे और भैया वीडियो को लाइक भी कर दोगे। अब यहां पर देखिए आपका सिलेबस है जो आपका प्रोज वाला सेक्शन है, प्रोज वाले सेक्शन को पहले ही कंप्लीट कर दिए हैं। और जो आपका पोइट्री वाला सेक्शन है, पोइट्री वाले सेक्शन की एक क्लास हो चुकी है, आज ये दूसरी और अंतिम क्लास है। और पोइट्री वाले सेक्शन में देखिए आपका जो है यहां पर जो सिलेबस 8वें पॉइंट में दिए हुए हैं, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट मींस पोइट्री का एक स्टैंजा देंगे, उस स्टैंजा की आधार पर 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रत्येक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। 3 है तो जाहिर सी बात है 6 नंबर का हो जाएगा। और उसके बाद 9वें पॉइंट में देखिए आपका दिए हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम मींस किसी 3 पोएम का नाम देंगे, 3 पोएम में आपको किसी एक पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। तो भैया आपका ये दो जो है टॉपिक जो है पोइट्री वाले सेक्शन से पूछा जाएगा। और आपका पिछले क्लास में हम लोग जो है तीन पोएम का हम लोगों ने स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर को कवर कर लिए हुए हैं। तो आज हम लोग चौथी और पांचवी पोएम का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। इसके साथ साथ 3 जो सेंट्रल आइडिया है, 3 सेंट्रल आइडिया को भी कवर करेंगे मींस जितने भी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। और यदि आपने शुरुआत की 3 चैप्टर की सेंट्रल आइडिया को कवर कर लिया तो आपका उन्हीं में से एक सेंट्रल आइडिया आपकी पूछी जाएगी। ठीक है, तो आज आपका सेंट्रल आइडिया भी कंप्लीट कर देंगे। बाकी जो 2 चैप्टर का 2 पोएम का जो है आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर बचा है उसे भी कंप्लीट कर देंगे। मींस आज की इस क्लास में आपका पोएट्री वाला सेक्शन पूरी तरह से भैया कंप्लीट होने वाला है। तो यहां पर देखिए आपका जो है यहां पर लिखे हुए हैं पोएट्री वाला सेक्शन पोएम नंबर 4 अ रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। आप जो है पोएट का नाम याद रखोगे। ठीक है, जितनी भी 5 पोएम आपकी हैं सभी पोएम के पोएट का नाम और पोएम का नाम आप बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि 1 नंबर में आपका 2 नंबर में ए भी एक क्वेश्चन बन सकता है। जो 3 प्रश्न स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर बनते हैं उसमें आपका ए भी प्रश्न बन सकता है कि पोएम का नाम क्या है, पोएट का नाम क्या है। तो इसलिए आप सभी पोएम की पोएट और पोएम का नाम याद रखोगे। तो भैया अब जो है रोड साइड स्टैंड के जो इंपॉर्टेंट स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए आपका स्टैंजा नंबर 1 है और ये जो स्टैंजा है यूपी बोर्ड 2025 के एचडब्ल्यू और आईबी सेट में पूछा गया स्टैंजा है। और अ रोड साइड स्टैंड का यही एकमात्र इंपॉर्टेंट स्टैंजा है। इसके बाद हम लोग आंट जेनिफर वाले मींस 5वीं पोएम की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो पहले हम लोग जो है इस पहले स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो भैया जल्दी से आपको इसका हिंदी अर्थ बता देते हैं, सभी ध्यान से सुनिए। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, कभी कभी, समटाइम्स बोले तो कभी कभी, आई फील माई सेल्फ मैं स्वयं से महसूस करता हूं, आई कैन हार्डली बियर मैं बहुमुश्किलन यह बियर में सहन कर सकता हूं कि दी थॉट यह कि विचार आप सो मच चाइल्डिश यह विचार बहुत बचकाना सा लगता है, लॉन्गिंग मीन्स इच्छा यह बचकानी इच्छा लगती है, इन वेन मीन्स व्यर्थ में मीन्स कभी कभी मैं स्वयं महसूस करता हूं कि मैं मुश्किल से ही व्यर्थ की बचकानी इच्छा का
विचार सहन कर सकता हूं। दी सैडनेस, सैडनेस बोली तो उदासी, दैट लर्क्स, लर्क मीन्स होता है छिपा रहना, जो उदासी छिपी रहती है नियर दी ओपन विंडो मीन्स खुली हुई खिड़की के नजदीक में, दियर मीन्स वहां पर, और वह उदासी जो वहां पर जो है खुली हुई खिड़की के पास में छिपी रहती है, दैट वेट्स जो इंतजार करती है, ऑल डे मीन्स पूरे दिन, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर मीन्स लगभग खुले प्रार्थना के साथ जो पूरे दिन इंतजार करती है। अब यहां पर किसकी बात हो रही है, एक बार बात समझ, संदर्भ समझ जाओगे तब आपको ये सारी लाइनें अच्छे से समझ में आएंगी। संदर्भ यहां पर है कि रोड साइड स्टैंड की बात हो रही है, मीन्स गांव में देहात में जो है एक दुकान है, रोड के बगल में एक दुकान है, गांव देहात की बात हो रही, शहर की बात नहीं हो रही है। और वो व्यक्ति जो है, दुकान वाला व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि कोई शहर का व्यक्ति आए, हमारे यहाँ सामान खरीदे और हमको कुछ पैसे मिल जाए, हम शहर के पैसे को अपने हाथ में महसूस कर सके, हमारा खर्चा चल सके। ठीक है, तो इसलिए वो जो है गांव का वह व्यक्ति, वह दुकानदार व्यक्ति यही उम्मीद कर रहा है, उसी के संदर्भ में यहाँ पर सारी बातें हो रही हैं। ठीक है, फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब इतनी भूमिका आपको बता दी, अब इसका अर्थ फिर से आपको बताएंगे, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या दिए हुए हैं, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, कभी कभी मैं स्वयं से महसूस करता हूं, आई कैन हार्डली बियर, मैं बहुमुश्किलन इसे सहन कर पाऊंगा, कि द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, कि यह विचार मीन्स यह विचार की जो है बचकानी इच्छा का विचार जो है बहुत मुश्किलन से सहन कर पाऊंगा। दोनों लाइन का अर्थ हो जाएगा, कभी कभी मैं स्वयं महसूस करता हूं कि मैं मुश्किल से ही व्यर्थ की बचकानी इच्छा का विचार सहन कर सकता हूं। व्यर्थ की बचकानी इच्छा का विचार क्या है, कि कोई व्यक्ति आएगा हमारे सामान को खरीद करके लेके जाएगा, कोई शहर का व्यक्ति आएगा, यही व्यर्थ की बचकानी इच्छा की बात वह कर रहे हैं। आगे है दी सैडनेस दैट लर्क्स, मीन्स जो उदासी लर्क में छिपी रहती है, नियर दी ओपन विंडो दियर, वहां पर खुली हुई खिड़की पर एक उदासी छिपी रहती है। अब खुली हुई खिड़की पर उदासी छिपने का संदर्भ है कि वह व्यक्ति जो है खुली हुई खिड़की के साथ जो है इंतजार कर रहा है, कोई व्यक्ति आए, लेकिन कोई व्यक्ति आ नहीं रहा है, तो इसलिए उसके चेहरे पे उदासी है, इसलिए सैडनेस का प्रयोग किया गया है। आगे है दैट वेट्स, जो पूरे दिन इंतजार करता है, ऑल डे मीन्स पूरे दिन, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, लगभग खुले प्रार्थना के साथ, लगभग खुले प्रार्थना के साथ जो है वह पूरे दिन इंतजार करता है कि कोई आ जाए उसके सामानों को खरीदे। आगे है फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक की आवाज सुनाई देती है, स्क्वील मीन्स होता है चीख, स्क्वील मीन्स होता है चीख होता है, अर्थात आवाज हो जाएगा। ब्रेक की आवाज सुनाई पड़ती है मीन्स गाड़ियों के ब्रेक की आवाज सुनाई पड़ती है, मीन्स गाड़ियां रुकती तो हैं। द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, मीन्स रुकती हुई कार के जो है आवाज सुनाई पड़ती है, मीन्स गाड़ियों के ब्रेक की चीखों की आवाज सुनाई देती है, गाड़ियों के रुकने की आवाज सुनाई देती है। ऑफ ऑल दी थाउजेंड सेल्फिश कार, मीन्स हजारों स्वार्थी कारों में, दैट पास मीन्स जो वहां से गुजरती हैं, जो वहां से हजारों जो है स्वार्थी कार गुजरती हैं, उनमें से कुछ कारों की जो है रुकने की आवाज सुनाई पड़ती है, उनके ब्रेक के चीखों की आवाज सुनाई पड़ती है। जस्ट वन टू इनक्वायर, अब देखो हजारों सेल्फिश कार में से जस्ट वन टू इनक्वायर, एक कार रुकी, मीन्स हजारों कारों में से एक कार रुकी, जस्ट वन टू इंक्वायर, पूछने के लिए, व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, कि किसानों की कीमतें क्या हैं, मीन्स जो सामान वहां पर उस स्टैंड पे उस दुकान पे बेच रहे हैं उनकी कीमतें क्या हैं, एक कार यह जानने के लिए रुकी। एंड वन डिड स्टॉप, और एक और रुकी, स्टॉप रुकी, बट ओनली टू प्लाउ अप ग्रास, वह केवल जो वहां पर घास थी उसको प्लाउ अप करने के लिए रुकी, मीन्स जोतने के लिए रुकी, अर्थात उसे बिगाड़ने के लिए रुकी, जो घास थी उसे उसने बिगाड़ दिया। इन यूजिंग द यार्ड, आंगन को उसने प्रयोग किया, टू बैक एंड टर्न अराउंड, मीन्स गाड़ी को आगे और पीछे करने के लिए, उसने आंगन को जो है गाड़ी को आगे और पीछे करने के लिए उस आंगन का प्रयोग किया, इसलिए सभी घास वहां पर नष्ट हो गई। तो एक गाड़ी जो है रुका हुआ था जो है कीमतें पूछने के लिए, और एक गाड़ी जो है अपनी को मोड़ने के लिए, लेफ्ट राइट मोड़ने के लिए जो है वहां पर पूरे आंगन को खांच दिया, अर्थात पूरी घास को बर्बाद कर दिया, इसलिए रुका। अगला है एंड एंदर टू आस्क, और दूसरे ने, और कोई इसी एक कार ने रुका, एंदर टू आस्क मींस पूछने के लिए, द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, कि यह रास्ता कहां पर जाता है, मींस एक गाड़ी और रुकी लेकिन यह पूछने के लिए कि यह रास्ता कहां पर जाता है। एंड एंदर टू आस्क, और एक और गाड़ी रुकी यह पूछने के लिए, कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, क्या वे एक गैलन ऑफ गैस बेचते हैं, मींस एक गैलन गैस क्या वे बेचते हैं, मींस एक गैलन क्या गैस मिल जाएगा उनकी गाड़ियों के लिए, तो ये पूछने के लिए मिला।
दे कुड नॉट, वे ये सब नहीं बेचते थे, दे कुड नॉट, वे इसे नहीं बेचते थे, दिस कॉस्टली मीन्स विरोध रूप में उन्होंने कहा ये सब नहीं बेचते हैं, दे हैड नन, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, डिड नॉट इट सी, क्या वे देख नहीं रहे हैं कि हमारे पास गैलन ऑफ गैस नहीं है। यहाँ पर किसान जो फार्मर स्टैंड का जो मालिक है वो कह रहा है कि क्या वे देख नहीं रहे कि हमारे पास गैलन ऑफ गैस नहीं है, लेकिन फिर भी आके पूछ रहे हैं। मीन्स लोग आकर के केवल पूछ तो रहे हैं लेकिन जो उनके पास सामान है उस सामान को कोई खरीद नहीं रहा है, शहर के पैसे को अपना खर्च यहाँ इस स्टैंड पे, इस दुकान पे नहीं कर रहे हैं जो ये लोग बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्रासली जो है थोड़ा सा नाराज होता हुआ किसान बोलता है, जो दुकान का मालिक होता है बोलता है कि दे कुड नॉट, मीन्स उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, गैलन ऑफ गैस नहीं है, दे हैड नन, उनके पास कुछ नहीं है, डिड नॉट इट सी, क्या उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है, डिड नॉट इट सी, क्या उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है कि मेरे पास गैलन ऑफ गैस नहीं है। ठीक है, तो भैया ये हो गया, ये आपका स्टैंजा नंबर आपका पहला 2025 की HWIB सेट में पूछा गया, तो उसका हिंदी अर्थ आपको बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं हिंदी अर्थ समझ में आ गया होगा। तो इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदी अर्थ इसीलिए आपको बता देते हैं ताकि क्वेश्चन आंसर को कराएं तो आपको अच्छे से समझ में आए, और इसी तरह से आपको अगर बोर्ड परीक्षा में हिंदी अर्थ पता है तो आप आसानी से कर ले जाओगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। तो भैया यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न, हु वेट्स, कौन इंतजार करता है, नियर द विंडो मींस खिड़की के नजदीक, खिड़की के नजदीक कौन इंतजार करता है, एंड फॉर व्हाट, किस लिए इंतजार करता है। तो भैया खिड़की के पास में जो है वहां पर जो सेलर हैं, गरीब सेलर है मींस गरीब विक्रेता है, वही इंतजार करते हैं। और किस लिए इंतजार करते हैं, जो अगला है, एंड फॉर व्हाट, किस लिए इंतजार करते हैं, बायर्स के लिए इंतजार करते हैं, कोई जो है खरीदने वाला है उनके सामान को खरीदे इसलिए इंतजार करते हैं। तो भैया उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। देखिए लिखे हुए हैं, द पुअर सेलर मींस गरीब विक्रेता, सिट बैठे होते हैं, फॉर होल डे मींस पूरे दिन एट द विंडो मींस खिड़की के पास, गरीब विक्रेता पूरे दिन खिड़की के पास बैठे होते हैं, एंड प्रे फॉर सम बायर्स, और किसी जो है बायर्स के लिए मींस खरीदने वाले के लिए प्रार्थना करते हैं, बट ऑल इन वेन, लेकिन सब कुछ व्यर्थ में चला जाता है, अर्थात कोई आता नहीं, खरीदने के लिए कोई सामान आता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, द पुअर सेलर सिट फॉर होल डे एट द विंडो एंड प्रे फॉर सम बायर्स बट ऑल इन वेन। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न है, फॉर व्हाट डू दी कार्स स्टॉप देयर, किस लिए कारें वहां पर रुकती हैं। तो भैया किस लिए वहां पर कारें रुकती हैं, यह जो है जानकारी लेने के लिए, कोई गैलन ऑफ गैस पूछ रहा है, कोई रास्ता पूछ रहा है, रास्ता कहां पर जाता है, तो बहुत सारे रीजन थे ना जिसके लिए कारें रुकती थी ना, कोई जो है सामान की प्राइसेस पूछ रहा था, बस खरीद नहीं रहा था, केवल प्राइसेस पूछ रहा था। तो इन सारी चीजों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देनी है। अब देखिए लिखे हुए हैं, दी कार्स स्टॉप देयर, कारें वहां रुकती थी, टू इंक्वायर मींस जांच पड़ताल करने के लिए, जानने के लिए, ओनली मींस केवल, अबाउट दी प्राइसेस कीमतें जानने के लिए, आर दी अदर स्टॉप्स या फिर ये रास्ता कहां जाएगा वो जानने के लिए, टू यूज दैट एम्प्टी प्लेस फॉर टर्निंग बैक देयर व्हीकल, कि ताकि वे अपने व्हीकल को आगे पीछे कर सके मींस मोड़ सके, अपनी गाड़ी को मोड़ सके, इसलिए भी वे वहां पर रुकते थे, वहां पर पूछते थे। तो भैया इन्हीं सारी चीजों के लिए आप जो है वहां लोग रुकते थे। और गैलन ऑफ गैस की कीमतें भी पूछा था, उससे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 4 5 रीजन थे, उसमें से दो रीजन हमने यहाँ पर दिखाए हैं। आप किसी अन्य रीजन को भी दिखा सकते हैं जो उसमें पूछा हुआ था, गैलन ऑफ गैस की कीमत पूछने के लिए जो भी चीजें थी आप उसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आपका इस दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, द कार्स स्टॉप देयर टू इंक्वायर ओनली अबाउट द प्राइस, आर द अदर स्टॉप्स टू यूज दैट एम्प्टी प्लेस फॉर टर्निंग बैक देयर व्हीकल्स। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके सामने है, व्हाट डज द पोएट आस्क, कवि ने क्या कहा, इन द लास्ट लाइन ऑफ दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा के अंतिम लाइन में कवि ने क्या कहा। तो भैया इस स्टैंजा के अंतिम लाइन में जो है उसने वही कहा था कि उनके पास जो है गैलन ऑफ गैस नहीं है, क्या उन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है जो गैलन ऑफ गैस की कीमतें पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वही बात कहा हुआ था। तो देखिए लिखे हुए हैं, अ सिटी गोवर आस्क्ड मींस एक शहर की तरफ जाने वाले ने पूछा, द विलेज फॉक मींस गांव के लोगों से पूछा कि इफ ही कुड बाय फ्यूल फॉर हिज कार मींस क्या वे जो है अपनी गाड़ी के लिए फ्यूल खरीद सकते हैं, यही बात पूछा हुआ था ना, तो उसी चीज को हमने लिख दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है, व्हाट डज द पोएट आस्क इन द लास्ट लाइन ऑफ दिस स्टैंजा। अच्छा, कवि ने क्या पूछा था, तो कवि ने वही फ्यूल का दाम पूछा हुआ था, सही है, यही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है सेलर ने क्या रिप्लाई किया था उसे नहीं उत्तर देना है, कवि ने क्या पूछा था जो है, तो गैलन ऑफ गैस की कीमतें पूछा था, तो वही चीज यहाँ पर लिखे हुए हैं, अंतिम प्रश्न वही था।
तो आपका हो जाएगा अ सिटी गोवर आज द विलेज फॉक मीन्स एक शहर की तरफ जाने वाले ने विलेज फॉक मीन्स ग्रामीण से पूछा इफ ही कुड बाई फ्यूल फॉर हिज कार, क्या वह जो है क्या वह उनके गाड़ी के लिए जो है फ्यूल खरीद सकते हैं, मीन्स फ्यूल उन्हें मिल सकता है, फ्यूल के रूप में गैलन ऑफ गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूल की जगह आप गैलन ऑफ गैस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये हो गया आपका तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि अ सिटी गोवर आस्क्ड द विलेज फॉक इफ ही कुड बाई फ्यूल फॉर हिज कार। अगला है चौथा प्रश्न है व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग, कौन सी जो है बचकानी इच्छा है दैट द पोएट रिफर टू, मीन्स जिसे कवि ने यहाँ रिफर किया हुआ है, मीन्स बताया है, कौन सी बचकानी इच्छा है जो है जिसे जो है कवि ने यहाँ पर बताया हुआ है। तो भैया बचकानी इच्छा यही है कि ये लोग रूरल पीपुल के लोग जो है रोड साइड स्टैंड लगाए हुए हैं, मीन्स दुकान लगाए और इच्छा कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति आएगा उनके सामान को खरीदेगा, लेकिन ये बचकानी इच्छा ही है क्योंकि कोई आता नहीं है। तो देखिए उसी चीज को हमने इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए होंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूजेस चाइल्डिश स्लैंगिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है चाइल्डिश स्लैंगिंग का प्रयोग किए हैं टू डिस्क्राइब मीन्स व्याख्या करने के लिए द इनोसेंट एंड नेव ड्रीम, मीन्स इनोसेंट मीन्स एकदम मासूम एंड नेव मीन्स भोला भाला, ड्रीम मीन्स सपने जो होते हैं आप द रूरल पीपल मीन्स ग्रामीण लोगों के, लिविंग नियर द रोड साइड स्टैंड जो रोड साइड स्टैंड के बगल में रहते हैं उनके जो भोले भाले सपने होते हैं उन्हीं सपने के लिए इन्होंने चाइल्डिश लॉन्गिंग का प्रयोग किए हुए हैं, मीन्स बचकानी इच्छा का प्रयोग किए हुए हैं। जो उनके भोले भाले सपने होते हैं उन्हीं सपने के लिए उन्होंने प्रयोग किए हुए हैं ना कि चाइल्डिश लॉन्गिंग मीन्स बचकानी जो है इच्छा, बचकानी इच्छा मीन्स उनके भोले भाले जो सपने होते हैं उसी के बारे में बात किए हुए हैं। तो भैया ये हो गया चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूजेस चाइल्डिश लॉन्गिंग टू डिस्क्राइब द इनोसेंट एंड नेव ड्रीम्स ऑफ द रूरल पीपल लिविंग नियर द रोड साइड स्टैंड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वही बात आ गया है, नेम द पोएट एंड द पोएम फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, मीन्स कवि का नाम लिखना है और कविता का नाम लिखना है, ठीक है, जिससे ये जो है स्टैंजा लिया गया है। तो देखिए लिखे हुए हैं द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, मीन्स ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है कविता से, अ रोड साइड स्टैंड से लिया गया है, एंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। बाय की जगह आप कंपोज्ड बाय भी कह सकते थे, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। तो भैया ये हो गया पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है व्हाई दिस चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, मींस यह चाइल्डिश लॉन्गिंग व्यर्थ में क्यों चला जाता है। तो व्यर्थ में इसलिए चला जाता है क्योंकि कोई सामान खरीदता नहीं है, कोई आकर के यहाँ रुकता नहीं है, कोई सामान खरीदता नहीं, तो इसलिए उनकी जो बचकानी इच्छा है वह व्यर्थ में चली जाती है। जो उनके सपने होते हैं कोई आएगा सामान खरीदेगा व्यर्थ में चले जाते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखिए, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हमने लिख दिए हुए हैं, इतना भी बड़ा आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, 2 लाइन के उत्तर में आप लिख देना। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए बड़े में लिख दिए हैं ताकि आपको 2 लाइन याद रहे। ठीक है, देखिए लिखे हुए हैं इन रोड साइड स्टैंड में द चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन मींस बचकानी इच्छा, व्यर्थ की बचकानी इच्छा का मतलब है टू डिस्क्राइब मींस मतलब है द नेव एंड अल्टीमेटली अनफुलफिल्ड होप मींस जो उनके भोले भाले और जो है अनफुलफिल्ड मींस न पूरा होने वाली इच्छा है आप द रोड साइड स्टैंड ओनर मींस जो रोड साइड स्टैंड मींस रोड के बगल में दुकान लगाए हुए होते हैं उनके मालिक की अपूर्ण और भोली भाली इच्छा से मतलब इसका है। दे यर्न वे इच्छा करते हैं फॉर पासिंग कार्स टू स्टॉप मींस जो है जाती हुई गुजरती हुई कारें वहां पर रुकें, एंड बाय दियर गुड्स और उनके सामान को खरीदें, एंड प्रोवाइड्स देम विथ अ स्मॉल इनकम और अपने जो है छोटे से धन को उनको प्रदान करें। बट दिस होप इज डैज्ड लेकिन यह इच्छा समाप्त हो जाती है। द सिटी डेवलपर्स रियरली स्टॉप मीन्स शहर के रहने वाले बहुमुश्किल से वहां पर रुकते हैं। तो इसलिए इनकी जो लॉन्गिंग होती है, जो इनकी जो है चाइल्डिश लॉन्गिंग होती है वह व्यर्थ में चली जाती है। इसलिए चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन का प्रयोग किया गया है, अर्थात व्यर्थ की बचकानी इच्छा की बात किया गया है क्योंकि वहां पर कोई नहीं रुकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका छठे प्रश्न का उत्तर हो गया, 2 लाइन में भी इसे दिखा सकते थे। ठीक है, तो आपका उत्तर हो गया इन अ रोड साइड स्टैंड द चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन टू डिस्क्राइब द नेव एंड अल्टीमेटली अनफुलफिल्ड होप ऑफ द रोड साइड स्टैंड ओनर्स। दे यर्न फॉर पासिंग कार्स टू स्टॉप एंड बाय देयर गुड्स एंड प्रोवाइड्स देम विथ अ स्मॉल इनकम, बट दिस होप इज डैज्ड बिकॉज द सिटी डेवलपर्स रियरली स्टॉप। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न भैया कंप्लीट हो गया है, बस 5 ही प्रश्न आपका इस स्टैंजा के आधार पर थे। तो आपका अ रोड साइड स्टैंड पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आंट जेनिफर के टाइगर पे चलेंगे। आंट जेनिफर के टाइगर में 3 स्टैंजा दिए हैं, तीनों स्टैंजा आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए तीनों स्टैंजा का आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से बस क्लास को अटेंड करिए और सभी प्यारे से वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दोगे। भैया ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप क्लास 12th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत सारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो भैया अब अगली क्लास आपको जो है तभी मिलेगी जब वीडियो पर लाइक की संख्या 100 प्लस हो जाएगी। 100 प्लस लाइक की संख्या होगी तभी अगली क्लास आपको जो है मिलेगी विस्तार की क्लास। तो अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो पर लाइक की संख्या 100 प्लस पहुंचाएं, नहीं तो आपको अगली क्लास आपको विस्तार की नहीं मिलेगी। तो इसलिए भैया वीडियो की संख्या, लाइक की संख्या पहुंचा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पोएट्री का जो है पोएम नंबर 5 है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर के बाघ। अब इसको किसने लिखा है? एडीन रीच ने लिखा हुआ है। अब इसमें आंट जेनिफर की थोड़ा सा कहानी जो है समझ जाते हैं, उसके बाद जो है आपको इसके स्टैंजा का हिंदी अर्थ बताएंगे तब अच्छे से समझ में आएगा और उसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आंट जेनिफर टाइगर्स में कहानी क्या है? आंट जेनिफर जो है एक लेखिका होती हैं, लेकिन अपने जो है शादी से वह संतुष्ट नहीं होती हैं और अपने हस्बैंड से भी संतुष्ट नहीं, शादी से नहीं संतुष्ट है, अर्थात अपने हस्बैंड से संतुष्ट नहीं होती हैं। जो उनके हाथ में रिंग पहनी हुई है, रिंग मतलब जो शादी की रिंग, एंगेजमेंट की रिंग होती है ना, पहना दी जाती है, तो वो रिंग उन्हें बहुत भारी सी प्रतीत हो रही है। मतलब वे अपने आप को बहुत भारी उस रिंग के माध्यम से महसूस कर रही है और कह रही कि ये रिंग अब हमें जीवन पर्यंत पहनना पड़ेगा और जिस बंधन में मैं बंध चुकी हूं उस बंधन से निकल नहीं सकती हूं और बहुत बर्डन जैसा महसूस करती हैं और अपने आप को कंपैरिजन करती हैं एक बाघ से। वे जो है एक पैनल पर, एक जो है पर्दे पर, एक आवरण पर बाघ बना रही होती हैं और वो बाघ एकदम निर्भीक होते हैं। वहां पर जो है कुछ व्यक्ति भी खड़े हैं, लेकिन बाघ जो है उन व्यक्तियों से भी नहीं डरते हैं, एकदम निर्भीक होते हैं और वे ऐसे निर्भीक बने रहेंगे। तो वही चीज यहां पर कह रही है कि मेरी कंडीशन क्या है कि मैं तो बहुत डरी हुई हूं, ऐसे बंधन में बंध गई हूं कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं बहुत डरी हूं, लेकिन ये बाघ पूरी तरह से डरे नहीं हुए, एकदम शांत से चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कंपैरिजन करती हैं कि काश इनका जीवन एक बाघ की तरह होता, एकदम निर्भीक होती, किसी का कोई बाउंडेशन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। इनका जो हस्बैंड है पूरी तरह से इन्हें प्रताड़ित करता था भैया, इन्हें रोक टोक हर जगह करता था, इन्हें कुछ करने से, आगे बढ़ने से रोकता था। तो इसलिए जो है उन्होंने अपनी सारी बातों को इसमें दिखा दी हुई है इस पोएम के माध्यम से। और जो राइटर होते हैं इंग्लिश में, जो इंग्लिश की पोएट या पोएटेस होती हैं या फिर राइटर जो है होते हैं, तो सभी अपने दर्द को दिखाते हैं। जो प्रेम में होते हैं प्रेम की चीजें लिखते हैं, जो दुख दर्द में होते हैं दुख दर्द की चीजें लिखते हैं। तो भैया यहाँ पर उनकी भावनाएं ही झलकती हैं। जैसे अरिजीत सिंह जो है सैड सॉन्ग जो है गाना शुरू किए थे, तो उनकी प्रेमिका ने उन्हें छोड़ दिया था, इसलिए उनका सैड सॉन्ग निकलना शुरू हो गया था। तो जो भी जिस इंसान के साथ कंडीशन होगा वही वो इंसान बेहतर ढंग से उसको जो है अपने शब्दों में बयां कर पाता है। तो वही बात है, डीन रीच ने इसे बेहतर शब्दों में यहाँ पर बयां किए हुए हैं। तो समरी भी आपको बता दिए। अब यहाँ पर देखिए आपका स्टैंजा नंबर 2 है, स्टैंजा नंबर 2 कर दिए हैं, ये तो फर्स्ट स्टैंजा होना चाहिए। ठीक है, स्टैंजा नंबर फर्स्ट है वो, इसके आधार पर स्टैंजा नंबर 2 कर दिए। ये पहला स्टैंजा पोएम का था ना, ये स्टैंजा नंबर 2 इसलिए कर दिए हैं। हाँ, स्टैंजा नंबर 2 किए हैं क्योंकि पहला स्टैंजा जो है चौथी पोएम का कर दिए हैं, इसलिए स्टैंजा नंबर 2 किए हैं। यहाँ भी स्टैंजा नंबर 2 कर दिए हैं, तो एक ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आप इसे स्टैंजा नंबर 1 समझिएगा, इस पोएम का पहला स्टैंजा है। अब इस पोएम का पहला स्टैंजा है और ये पहला स्टैंजा यूपी बोर्ड 2022 के ई और ईजे और 2024 के ईबी सेट में पूछा गया स्टैंजा है, तो भैया इंपॉर्टेंट है। तो स्टैंजा का पहले हम लोग इस स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आपका स्टैंजा है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर की बाघ है। प्रांस मीन्स होता है उछल कूद करना, उछल कूद कर रहे हैं। एक क्रॉस अ स्क्रीन मीन्स एक पर्दे के, एक पर्दे पर आंट जेनिफर के बाघ उछल कूद कर रहे हैं। मीन्स आंट जेनिफर ने जो बाघ को बनाया हुआ है, एक पर्दे पर, एक आवरण पर जो है बनाया हुआ है, वे उछल कूद कर रहे हैं, अर्थात इस तरह से उन्होंने बनाया हुआ है कि वे उछल कूद कर रहे हैं। ब्राइट टोपाज, ब्राइट मीन्स हो जाएगा चमकदार, टोपाज मीन्स पुखराज, चमकदार पुखराज। डिनिजेंस वे निवासी हैं ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स हरे भरे संसार के,
हरे भरे संसार के निवासी हैं, अर्थात वे जंगल के निवासी हैं। वे जो बाघ हैं वो सफेद पुखराज के समान जंगल के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर, वे नहीं डर रहे हैं। जो बाघ उन्होंने बनाया हुआ है, दे डू नॉट फियर, वे नहीं डर रहे हैं। दी मैन मीन्स उन व्यक्तियों से, बीनीथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे हैं, जो पेड़ के नीचे हैं व्यक्ति हैं, वे उनसे डर नहीं रहे हैं। दे पेस, वे बाघ जो एकदम गति में हैं, पेस मीन्स होता है गति। इन स्लीक मीन्स आकर्षक, शिवालिक बहादुरीपूर्ण, सर्टेनिटी मीन्स निश्चितता के साथ। वे आकर्षक और बहादुरीपूर्ण जो है गति में है, निश्चितता के साथ मीन्स वे निश्चितता के साथ आकर्षक और बहादुरीपूर्ण गति में है, मीन्स एकदम शान से वे चल रहे हैं, वे किसी से डर नहीं रहे हैं। तो भैया ये हो गया पहले स्टेंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके आधार पे प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है हु प्रांस, कौन उछल कूद कर रहा है, वेयर कहां पर, हु प्रांस वेयर, कौन उछल कूद कर रहा है कहां पर, एंड वाई और क्यों कर रहा है। तो भैया कौन उछल कूद कर रहा है कि जो आंट जेनिफर के जो बाघ हैं वही एक आवरण पर उछल कूद कर रहे हैं ना। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वे डर नहीं रहे, उनकी बहादुरी को दिखा रही हैं, तो इसलिए वे जो है उछल कूद कर रहे हैं, मीन्स डर नहीं रहे, एकदम शान से चल रहे हैं, क्योंकि वे उनका फ्रीनेस और जो है ब्रेवरी दिखा रही है यहाँ पर एडेन रीच। तो भैया अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर के बाघ, प्रांस मीन्स उछल कूद कर रहे हैं, एक क्रॉस स्क्रीन मीन्स एक पर्दे के चारों तरफ जो है आंट जेनिफर के बाघ उछल कूद कर रहे हैं। टू शो दिखाने के लिए, फ्रीनेस मीन्स स्वतंत्रता, एंड ब्रेवरी और बहादुरी, स्वतंत्रता और बहादुरी को दिखाने के लिए आंट जेनिफर की बाघ जो है एक आवरण के जो है चारों तरफ उछल कूद कर रहे हैं। तो भैया ये हो गया पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस क्रॉस स्क्रीन टू शो फ्रीनेस एंड ब्रेवरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है वेयर डू दोज टाइगर्स लिव, वे जो है बाघ कहां पर रहते हैं। तो दिया है ना वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार के निवासी अर्थात फॉरेस्ट के निवासी है ना, तो उसी चीज को आपको लिख देने हैं। तो देखिए लिखी हुई है दोज टाइगर्स लिव इन, वे बाघ रहते हैं इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स हरे भरे संसार में, हरे भरे संसार अर्थात इन दी फॉरेस्ट, वे जंगल में रहते हैं। तो सिंपल सा दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोज टाइगर्स लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स इन दी फॉरेस्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है व्हाट स्पेशलिटीज, कौन सी विशेषताएं ऑफ दोज टाइगर्स मीन्स उन बाघों की, आर मेंशन्ड मीन्स चर्चा की गई हैं इन दिस स्टैंजा मीन्स इस स्टैंजा में, इस स्टैंजा में उन बाघों की कौन सी विशेषताओं की चर्चा की गई है। तो भैया कौन सी भी विशेषता है, यही विशेषता है कि वे एकदम शानदार ढंग से चल रहे हैं, किसी से डर नहीं रहे हैं, उनकी बहादुरी पूर्ण को दिखाया गया, यही सारी विशेषताएं हैं। इन्हीं विशेषताओं को आपको शब्दों में लिख देने हैं। देखिए लिखे हुए हैं Those tigers do not fear from the man मीन्स वे बाघ डर नहीं रहे हैं, मैन मीन्स उन व्यक्तियों से, स्टैंडिंग अंडर द ट्री जो पेड़ के नीचे खड़े हैं, एंड दे रन वेरी फास्ट इफेक्टिवली, वे बहुत तेजी से शानदार ढंग से दौड़ रहे हैं, विथ कॉन्फिडेंस एंड श्योरिटी मीन्स पूरे विश्वास और निश्चितता के साथ वे जो है क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं मीन्स उछल कूद कर रहे हैं। और वे उन व्यक्तियों से नहीं डर रहे हैं जो पेड़ के नीचे खड़े व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों से भी डर नहीं रहे हैं। यही विशेषताएं हो गई इन बाघों की, इन जो है इन टाइगर्स की यही विशेषताएं हो गई। ठीक है, इन्हीं विशेषताओं को हमने जो है चर्चा कर दी है, लिख दिए हुए हैं। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया दोज टाइगर्स डू नॉट फियर फ्रॉम द मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री एंड दे रन वेरी फास्ट इफेक्टिवली विथ कॉन्फिडेंस एंड श्योरिटी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है What is the title of the poem from which the above extract has been taken, मतलब जो है पोएम का नाम लिखना है। Who is the composer of the poem, और पोएम का कंपोजर कौन है मीन्स लेखिका कौन है। तो भैया दोनों का उत्तर आपको लिख देना है कि the title of the poem is Aunt Jennifer Tigers, इस पोएम का टाइटल है Aunt Jennifer Tiger and it is composed by Edwin Reach, और यह किसके द्वारा कंपोज किया गया है, लिखा गया है, एडविन रीच के द्वारा लिखा गया है। तो भैया ये हो गया आपके चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट इन अबाउट 25 वर्ड्स। 25 शब्दों में जो है इस स्टेंजा का सेंट्रल आइडिया दे दीजिए। तो मींस मुख्य क्या बात है उसको 25 शब्दों में लिख दीजिए। तो देखिए भैया 25 शब्दों में लिखे हैं कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्लांट्स एंड मूव अक्रॉस अ स्क्रीन आर पैनल, कि आंट जेनिफर के बाग जो है एक स्क्रीन या फिर एक पैनल, एक आवरण के चारों तरफ जो है क्या कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं, मीन्स चल रहे हैं। दे आर फ्री इनहेबिटेंट ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, वे जो है हरे भरे जंगल के निवासी हैं। आंट जेनिफर टाइगर्स आर नॉट रियल, आंट जेनिफर के टाइगर वास्तविक नहीं है। आर लिविंग टाइगर्स, वे जीवित टाइगर नहीं है। दे आर फियरलेस, वे निर्भीक हैं। तो भैया इस 4 लाइन का जो अर्थ था उसी को हमने जो है अपने शब्दों में अर्थ को लिख दिए हुए हैं। यही आपका सेंट्रल आइडिया हो गया इस स्टेंजा का। तो सिंपल सा आपका 5वें प्रश्न का उत्तर हो गया कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्लांट्स एंड मूव अक्रॉस अ स्क्रीन आर पैनल, दे आर फ्री इनहेबिटेंट्स ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट। आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर नॉट रियल आर लिविंग टाइगर्स, दे आर फियरलेस। तो भैया हो गया ये 5वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स इन द एबव एक्सट्रैक्ट, मींस इस ऊपर के दिए गए एक्सट्रैक्ट में राइमिंग वर्ड को लिखिए। राइमिंग वर्ड मींस होता है तुकबंदी शब्द। तो इस स्टेंजा में तुकबंदी शब्द कौन कौन से हैं? स्क्रीन ग्रीन हो गया, ट्रीट सर्टेनिटी हो गया, तो जिससे राइमिंग मिलती है जैसे सोनू मोनू टोनू मोनू, तो ठीक है राइमिंग जिससे मिलती है जो दो शब्दों का टोन ट्यूनिंग एक ही जैसा हो तो उसी को राइमिंग वर्ड बोलते हैं। तो स्क्रीन ग्रीन का राइमिंग हो रहा है, ट्री सर्टेनिटी का राइमिंग हो रहा है। तो दोनों राइमिंग वर्ड जो इसमें हो रहे थे हमने यहाँ पर दिखा दिए हुए लिख दिए हुए हैं। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखने हैं। अगला प्रश्न है हाउ डू जेनिफर्स टाइगर्स बिहेव, जेनिफर के बाघ कैसे व्यवहार कर रहे थे? तो भैया पूरे शानदार ढंग से व्यवहार कर रहे थे, पूरे एलिजेंस और ग्रेस के साथ व्यवहार कर रहे थे। तो उसी चीज को लिख दोगे कि जेनिफर्स टाइगर्स लुक मींस जेनिफर टाइगर के दिख रहे थे, फुल ऑफ ग्रेस मींस पूरे ग्रेस के साथ मींस पूरी शिष्टता के साथ, पूरे आकर्षण के साथ, एंड इलिजेंस, इलिजेंस मींस सौंदर्य, और पूरे सौंदर्य के साथ वे दिख रहे थे, पूरी आकर्षणपन और सौंदर्य के साथ वे दिख रहे थे। अगला प्रश्न है Why do the tigers not fear the man beneath the tree? मीन्स वे बाघ जो है जो व्यक्ति वहां पेड़ के नीचे खड़े थे उनसे क्यों नहीं डर रहे थे? तो भैया क्योंकि वे फियरलेस थे। मीन्स जो है ये बाघ जो है फियरलेस है, मीन्स निर्भीक एकदम है, इसलिए नहीं डर रहे थे। ठीक है, तो लेकिन जो है यहाँ पर आगे अपना बताएंगी, अपना दर्द आगे बताएंगी। ठीक है, और ये डर रही थी जो है अपने हस्बैंड से डर रही थी, उस रिंग से जिम्मेदारी से डर रही थी, जबकि बाघ नहीं डर रहे हैं। ठीक है, तो वही बात है। ठीक, इसमें पूछा गया कि बाघ क्यों नहीं डर रहे थे उन व्यक्तियों से जो नीचे खड़े थे? क्योंकि जो है वे बाघ निर्भीक थे, फियरलेस थे। तो देखिए लिखे हुए हैं द टाइगर्स डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, मींस वे बाघ जो है उन व्यक्तियों से नहीं डर रहे थे जो उस पेड़ के नीचे व्यक्ति खड़े थे उनसे नहीं डर रहे थे, बिकॉज क्योंकि दे आर फियरलेस, वे एकदम निर्भीक थे। वे बाघ एकदम निर्भीक थे इसलिए उन व्यक्तियों से नहीं डर रहे थे। तो भैया ये हो गया 8वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां और इस स्टेंजा का अंतिम प्रश्न है हाउ डू दी टाइगर्स पेस, टाइगर्स की पेस गति कैसे है? तो भैया टाइगर्स की गति जो है एकदम बहादुरीपूर्ण है और इलिजेंट है, एकदम शानदारपूर्ण है, शानदारपूर्ण और बहादुरीपूर्ण उनकी गति है। तो देखिए लिखे हुए हैं टाइगर्स मूव इन द फॉरेस्ट, मींस टाइगर्स फॉरेस्ट में जो है मूव करते हैं, इन एन इलिजेंट मींस एकदम शानदारपूर्ण ढंग से, एंड ब्रेव मींस बहादुरीपूर्ण, पेस मींस गति से। वे शानदारपूर्ण ढंग और बहादुरीपूर्ण ढंग से जो है ढंग की गति से वे क्या कर रहे थे? मूव कर रहे थे इन दी फॉरेस्ट, जंगल में। तो भैया ये हो गया आपके 9वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि टाइगर्स मूव इन दी फॉरेस्ट इन एन एलिजेंट एंड ब्रेव पेस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगली स्टेंजा की तरफ, और आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें भैया। लाइक की संख्या अगर 100+ से कम हुई तो अगली क्लास नहीं मिलेगी। 100+ जैसे लाइक हुआ आपका अगली क्लास मिल जाएगी। तो भैया लाइक की संख्या 100+ सभी पहुंचा देंगे, सभी वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो भैया देखिए स्टेंजा नंबर 2 है, और ये दूसरा स्टेंजा यूपी बोर्ड 2023 के AA सेट में पूछा गया स्टेंजा है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आंट जेनिफर की कंडीशन दिखाया गया है। आंट जेनिफर की कंडीशन क्या है? देखिए आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर की उंगलियां फ्लटरिंग मींस फड़फड़ा रही हैं, थ्रू हर ओल्ड मींस उनमें से, क्योंकि वह उनसे जो है बना रही हैं टाइगर्स को, मींस एक पर्दे पर, एक आवरण पर उनसे ही टाइगर्स को वह निखेर रही हैं, बना रही हैं। ठीक है,
तो वही है, आंट जेनिफर की उंगलियां, फिंगर्स उंगलियां फ्लटरिंग फड़फड़ा रही हैं थ्रू हर वूल मींस उनमें से आंट जेनिफर की उंगलियां फड़फड़ा रही हैं। फाइंड इवन पा रही, यहां तक कि द आइवरी नीडल हाथी के दांत की बनी हुई सुई को, आइवरी मींस हाथी के दांत की बनी हुई, निडल मींस सुई, हाथी की दांत की बनी हुई सुई को हार्ड टू पुल मींस खींचने में भी उन्हें मुश्किल हो रहा है। मींस इतनी छोटी सी सुई है जो है उसे भी उन्हें खींचने में मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वह पूरी तरह से मानसिक रूप से पूरी तरह से प्रताड़ित है। तो इसलिए जब आप मानसिक रूप से पूरी तरह से प्रताड़ित होते हैं तो छोटे छोटे काम आपको भी बहुत भारी लगते हैं। आगे है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बेड। अब यहां मेन रीजन दिया है, द मैसिव वेट मींस भारी भरकम वजन, ऑफ अंकल्स मींस अंकल के, वेडिंग बैंड मींस विवाह के बंधन का, विवाह के बंधन का जो भारी भरकम वेट है जो है अंकल के, वेडिंग बैंड मींस अंकल के अंगूठी, वेडिंग बैंड कह सकते हो, अंगूठी कह सकते हो, अंकल की जो अंगूठी का भारी भरकम भार है, सिट्स हेवेली वह बहुत भारी ढंग से बैठा हुआ है, आंट जेनिफर्स हैंड आंट जेनिफर के हाथों में। मतलब जो भारी भरकम अंकल की अंगूठी है वह आंट जेनिफर के हाथों में बैठी हुई है, अर्थात आंट जेनिफर की उंगलियों में है। अब अंगूठी का भार तो बहुत कम होता है, अंगूठी तो 10 ग्राम 20 ग्राम जो है 5 ग्राम की अंगूठी होती है, लेकिन क्यों भारी लग रही है? भारी इसलिए लग रही है क्योंकि उस अंगूठी से उनके ऊपर शादी का बर्डन आ गया है, सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं और उनके हस्बैंड की हुकूमत उनके ऊपर चलने लगी है, उनकी फ्रीडम चली गई है, उनकी स्वतंत्रता चली गई है, इसलिए वो अंगूठी बहुत भारी लग रही है। ठीक है, और जब आप पूरी तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, मानसिक रूप से एकदम परेशान हैं, त्रस्त हैं, तो आपको छोटे छोटे काम भी भारी लगते हैं। इसलिए वह जो नीडल से जो है बना रही हैं, सुई से जो ये बाघ का फिगर वह बना रही हैं एक पर्दे पे, एक आवरण पर, वो भी उन्हें काम, एक सुई को खींचना उन्हें भारी लग रहा है। सोचो वही बात है, सपोज दैट आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाए, एकदम आप गर्लफ्रेंड से अपनी बहुत प्रेम करते हो, उसे मोहब्बत का एकदम चरम जो है पराकाष्ठा पे इतना करते हो, पराकाष्ठा पहुंच गए हो। ठीक है, जब छोड़ के चली जाएगी तो आपको कैसे लगेगा? आप एकदम उदास हो जाओगे, छोटे छोटे काम नहीं करोगे, एकदम निराश रहोगे। ठीक है, तो आपके ऊपर एकदम बर्डन लगेगा, छोटे से काम आपको एकदम भारी चिड़चिड़ापन ला देगा। तो वही बात यहां पर है, इनके ऊपर जो है शादी का बर्डन आ गया है और पूरी तरह से त्रस्त है उस विवाह से। ठीक है, तो यही बात इस स्टेंजा में इन्होंने कहा हुआ है। अब इसके आधार पे जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज सेड अबाउट आंट जेनिफर्स फिंगर। आंट जेनिफर की उंगलियों के बारे में क्या कहा गया है? तो उंगलियों के बारे में यही कहा गया है कि उनकी उंगलियां जो है फ्लटरिंग कर रही, फड़फड़ा रही हैं थ्रू हर वूल मींस उनमें से उनकी उंगलियां फड़फड़ा रही हैं, और जो है आइवरी के नीडल को खींचना मींस हाथी के दांत की बनी हुई ये सुई को खींचना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो यही उनकी फिंगर्स के बारे में बात किया गया था, इसी को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। देखिए लिखे हुए हैं, आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर की उंगलियां वर फ्लटरिंग फड़फड़ा रही हैं थ्रू हर वूल मींस उनमें से आंट जेनिफर की उंगलियां फड़फड़ा रही हैं, बट फाउंड लेकिन पा रही हैं, इवन दी आइवरी नीडल मींस जो है हाथी के दांत की बनी हुई सुई को हार्ड टू फुल खींचने में भी उन्हें मुश्किल हो रही है। तो भैया ये हो गया आपका पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स वर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल बट फाउंड इवन दी आइवरी नीडल हार्ड टू पुल हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड मैसिव। आप मैसिव शब्द से क्या समझते हैं? तो भैया मैसिव शब्द का अर्थ होता है वेरी हैवी मींस बहुत भारी, मैसिव मींस होता है वेरी हैवी बहुत भारी होता है। तो अब देखिए उसी को लिख देंगे, वर्ड मैसिव मींस, वर्ड मैसिव का अर्थ है वेरी हैवी मींस बहुत भारी, या फिर वेटी मींस भारवान, वही बात है। ठीक है, वेरी हैवी भी लिख सकते हो, वेटी भी कह सकते हो, तो भी नोज भी आपके सही है। आगे है तीसरा प्रश्न है, वाई वेडिंग बैंड इज सेड एज हैवी। विवाह के बंधन को, विवाह की अंगूठी को क्यों भारी कहा गया है? वेडिंग बैंड, बैंड जो पहनाया जाता है, वेडिंग मींस विवाह का जो पहनाया जाता है अर्थात अंगूठी, अंगूठी को क्यों भारी कहा गया है? तो भैया क्योंकि उस अंगूठी से सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ गई हैं।
शादी की, मैरिड लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर आ गई हैं और उनका जीवन पूरी तरह से बर्डन युक्त हो चुका है। इसलिए जो है उस वेडिंग बैंड को क्या बोला गया है, भारी बोला गया है। तो देखिए लिखे हुए हैं, वेडिंग बैंड इज सेड एज हैवी, मींस वेडिंग बैंड को भारी कहा गया है बिकॉज, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स, यह दिखाती है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मैरिड लाइफ, एक शादीशुदा जीवन की जिम्मेदारियों को दिखाती है। विच बाउंड आंट जेनिफर, जो आंट जेनिफर को बांधती है टिल द एंड ऑफ हर लाइफ, मीन्स उनके जीवन के अंत तक, जो आंट जेनिफर को उनके जीवन के अंत तक बांधती है। तो भैया एक आपकी तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि वेडिंग बैंड इज सेड एज हैवी बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मैरिड लाइफ विच बाउंड आंट जेनिफर टिल द एंड ऑफ हर लाइफ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द लाइंस द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। वही बात है, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड मीन्स जो है शादी के बंधन की जिम्मेदारी की बात की जा रही है, अंकल का जो अंगूठी है कि भारी भरकम होना, क्या अर्थ है, वही जो तीसरे प्रश्न में दिखाया गया वही आपको इस प्रश्न के उत्तर में भी लिख देना है। तो देखिए लिखे हुए हैं, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, इट मींस, इसका मतलब है इट रिप्रेजेंट्स, यह दिखाती है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मैरिड लाइफ, एक जो शादीशुदा जीवन की जिम्मेदारियों को दिखाती है। विच बाउंड आंट जेनिफर टिल द एंड ऑफ हर लाइफ, जो आंट जेनिफर को जीवन के अंत तक बाधी रहेगी। वही जो तीसरे प्रश्न में था वही उत्तर आपको यहां पर भी लिखना है, बस थोड़ा सा जो है प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिए हैं, बाकी वही उत्तर आपका इसमें भी होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आपका दूसरा स्टैंजा भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस पोयम का तीसरा और अंतिम स्टैंजा की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा स्टैंजा कवर कर लेंगे, उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा, क्या शुरू हो जाएगा, सेंट्रल आइडिया। तीन शुरुआत की तीन पोएम की सेंट्रल आइडिया को आज ही की क्लास में आपका कवर कर देंगे। ठीक है, तो भैया स्टैंजा नंबर 3 इस पोएम का क्या है, और ये स्टैंजा नंबर 3 यूपी बोर्ड 2024 के डीएक्स सेट में पूछा गया स्टैंजा है। तो भैया देखिए, वेन आंट इज डेड, जब आंट जो है जेनिफर मर जाएंगी, अब करें जब आंट जेनिफर मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स, उनके भयांकृत हाथ, टेरिफाइड मीन्स डरे हुए हैंड्स मीन्स हाथ, विल लाइल लेटे रहेंगे, स्टील रिंग्ड, अभी भी उसमें अंगूठी पहनी रहेंगे, मीन्स अभी भी उसमें मरने के बाद भी उसमें अंगूठी रहेगी। विथ आर्डिल्स, आर्डिल्स बोले तो होता है विथ आर्डिल्स, आर्डिल्स मीन्स कट अनुभव, मीन्स अग्नि परीक्षा देंगी, कट अनुभव या अग्नि परीक्षा, वे अंगूठियां अग्नि परीक्षा देंगी। सी वाज मास्टर्ड बाई, कि उन्हें गुलाम बनाया गया है, वे जो है यह अग्नि परीक्षा देंगी कि उन्हें हाँ गुलाम बनाया गया, उन पे दास्ता चलाई गई, उनका कोई गुलाम, उनका जो है कोई मालिक है, उनके ऊपर कोई मास्टरी कर रहा है। ठीक है, आगे है दी टाइगर्स इन दी पैनल, लेकिन जो बाघ पैनल में है, पैनल में जो उन्होंने आवरण में जो बाघ बनाई थी, दैट सी मेड, जिसे उन्होंने बनाया था, विल गो ऑन प्रांसिंग, वे उछल कूदते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, प्राउड गर्वीले ढंग से, एंड अनअफ्रेड, और बिना डरे हुए, मीन्स वे तो बिना डरे हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन मेरा मरने के बाद भी मेरे हाथ जो है भयंकित हाथ होंगे, मीन्स डरे हुए हाथ होंगे, जिससे मुझे गुलाम बनाया गया था। ठीक है, तो भैया ये अंतिम में उनकी बहुत दर्द को बयां की हुई है। पहले महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी, ये तो अब महिलाओं की स्थिति थोड़ा बहुत सही हुई है, नहीं तो पहले महिलाओं की स्थिति इतना खराब थी कि उन्हें एक केवल बच्चा पैदा करने वाली के रूप में समझा जाता था और सारी सुख सुविधाओं से दूर रखा जाता था। उन्हें जब जैसे पुरुष चाहते थे वैसे यूज करते थे, शारीरिक शोषण उनका करते थे, जिस तरह से जो है उनका शारीरिक शोषण करने का मन करता था, उसी तरह से पुरुष जो है महिलाओं का शारीरिक शोषण किए हुए हैं। और एक बात मेरा ध्यान रखिएगा, एक समय ऐसा भी आएगा जब पुरुषों का शोषण होगा, क्योंकि जो है जब किसी का हम दमन करते हैं तो एक बार उसका भी समय आता है जो दमन सामने वाले का भी होता है। आप किसी का दमन एक समय लिमिट तक करेंगे, फिर सामने वाले का भी समय आएगा। तो महिलाओं की स्थिति सुधर रही है, धीरे धीरे सुधर रही है, तो एक समय अब जो है धीरे धीरे वो समय आएगा जब पुरुषों का दमन होने वाला है। तो पुरुष लोग ज्यादा खुश ना रहो, अपने कर्तव्यों से अपने कार्यों से थोड़ा सुधरे रहा करो ताकि आपका दमन न हो सके। आप दोनों चीज को बैलेंस बना के रखो, सारी चीजें बेहतर रहेंगी। आप किसी का दमन करेंगे, आप किसी के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा, इस बात को दिमाग में बनाए रखिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं
होंगे, सभी हमारे पुरुष सभी बच्चा पार्टी समझ गए होंगे कि आपको किसी महिला का, किसी लड़की का दमन नहीं करना है, शोषण नहीं करना है, आपको पूरे सम्मान के साथ उसके साथ बिहेव करना है। हालांकि लड़कियां भी आजकल की बहुत आगे हैं, आपको बहुत जल्दी धोखा दे देंगी, एक के साथ जो है चट चलाती हैं लड़कियां, एक की जो है चर लड़कों को टहलाती है। तो भैया लड़कियां भी बहुत आगे हैं, लेकिन फिर भी सम्मान लड़का लोग किया कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो समझ जाना आप प्रताड़ित हो जाओगे। हाँ, वैसे भी इस समय तो आ गया है, लड़के प्रताड़ित हो रहे हैं बेचारे। अब कोई ड्रम में पैक कर दिया जा रहा है, कोई कहीं पैक मार के फेंक दिया जा रहा है, तो लड़के तो प्रताड़ित अब तो होना शुरू कर दिए गए हैं। ठीक है, पहले महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था, तो अब लड़कों को ड्रम में पैक किया जा रहा है। ठीक है, तो भैया वही बात है, तो लड़का लोग बच के रहना, ड्रम से बच के रहना, नहीं ड्रम में आपकी कंडीशन कब आ जाए कोनो भरोसा नहीं है लड़की लोग का आजकल की। ठीक है, तो अब देखिए इस स्टैंजा के आधार पे पहला प्रश्न पूछा गया है, वाई आंट जेनिफर हैंड्स आर सेड एज टेरिफाइड, क्यों आंट जेनिफर के हाथ को डरा हुआ कहा गया है? तो भैया इसलिए डरा हुआ कहा गया है क्योंकि मैरिज जो है मरने के बाद भी वो रिंग जो है उनकी उंगली में पड़ी हुई है, वो सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर दिखा रही है, उन्हें दास बनाया गया, इसलिए जो है डरा हुआ उनके हाथ को कहा गया है। तो देखिए लिखे हुए हैं, आंट जेनिफर्स हैंड आर सेड एज टेरिफाइड, आंट जेनिफर के हाथों को भयंकृत कहा गया है, बिकॉज क्योंकि इवन आफ्टर हर डेथ, की मरने के बाद भी रिंग ऑफ मैरिज इज फाउंड देयर, मींस मैरिज की जो रिंग है, मींस विवाह की जो अंगूठी है वो वहां पर पाई जा रही है, मींस अभी भी विवाह की अंगूठी है, तो इसलिए उनके हाथ को भयंकृत कहा गया है। तो भैया हो गया पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि आंट जेनिफर्स हैंड आर सेड एज टेरिफाइड बिकॉज इवन आफ्टर हर डेथ रिंग ऑफ मैरिज इज फाउंड देयर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाउ वाज सी मास्टर्ड, कैसे उन्हें गुलाम बनाया गया था? तो भैया कैसे गुलाम बनाया गया था? तो उनके हाथों में रिंग पहना करके उन्हें गुलाम बनाया गया था ना। तो भैया जो है यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सिंपल सा है, सी वाज मास्टर्ड बाय, उन्हें गुलाम बनाया गया था, बाय द आइडल्स, जो अग्नि परीक्षा दे करके, विद रिंग मींस अंगूठी से, इन हर हैंड मींस जो है उनके हाथों में अंगूठी पहना करके उन्हें गुलाम बनाया गया था। मास्टर्ड बोले तो गुलाम बनाया गया था। तो भैया ये दूसरे प्रश्न का सीधा सटीक उत्तर हो गया, सी वाज मास्टर्ड बाय द आइडल्स विद द रिंग इन हर हैंड्स। तीसरा प्रश्न है, व्हाट विल हैपन, क्या घटित होगा, विद द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर, जो टाइगर आंट जेनिफर ने बनाया था उनके साथ क्या घटित होगा? तो वे भैया उछल कूद करते हुए जीवन पर्यंत उसी तरह से चलते रहेंगे, यही घटित होगा, कुछ नहीं होगा। अंतिम दो लाइन में जो कहा हुआ था कि आंट जेनिफर के टाइगर जो हैं वो उछल कूद करते हुए इसी तरह से ब्रेवरी के साथ, फ्रीडम के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आपका देखिए वो इसी चीज को लिख दिए हुए हैं, द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर, वे बाघ जो आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए थे, विल गो ऑन प्रांसिंग, उछल कूद करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, प्राउड मींस गर्वीले ढंग से, एंड अनऑफ्रेड और बिना डरे हुए, वे गर्वीले और बिना डरे हुए ढंग से वे उछल कूद करते हुए आगे चले जाएंगे। तो भैया ये हो गया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर विल गो ऑन प्रांसिंग, प्राउड एंड अनऑफ्रेड। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, नेम दी पोएम एंड दी पोएट ऑफ दी एबव लाइन, वही पोएम का नाम लिखना है और पोएट का नाम लिखना है। तो सिंपल सा हो जाएगा, दी नेम्स ऑफ दी पोएम इज आंट जेनिफर्स टाइगर्स, मींस इस जो है पोएम का नाम है आंट जेनिफर टाइगर, कंपोज्ड बाय, लिखा गया है एडविन रीच के द्वारा लिखा गया है। तो ये सिंपल हो गया, द नेम ऑफ द पोएम इज आंट जेनिफर टाइगर्स, कंपोज्ड बाय एडविन रीच। तो इस तरह से आपका जो है कंप्लीट हुआ स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर। सभी पांचों पोएम के इंपॉर्टेंट स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर को हमने करा दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको सभी पोएम के स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब कोनो दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी ऐसा उम्मीद करते हैं। तो सभी प्यारे से वीडियो को एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बार बार करें। वीडियो आपका अगर 100+ लाइक नहीं पहुंचा तो अगली क्लास तब तक आपको विस्तार की इंपॉर्टेंट लेसन की क्लास नहीं मिलेगी। तो आप लाइक की संख्या 100+ पहुंचाइए, उसके बाद ही अगली क्लास आपकी मिलेगी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। और आपको सारी क्लासेस यूट्यूब पर जो हर बार जो है पेड क्लास में दी जाती थी, क्रैश कोर्स की अलग क्लास लॉन्च की जाती थी, इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचा दोगे। ठीक है,
अब जो है कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ आगे बढ़ते हैं। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, तो इसलिए यदि आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो इसलिए आपको पूरी ईमानदारी से मेहनत करना है ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स अर्जित कर सको। तो ये अब हम लोग सेंट्रल आइडिया पे आ जाते हैं और हम लोग सेंट्रल आइडिया शुरुआत की 3 पोएम का केवल देखेंगे और शुरुआत की 3 पोएम में कोई एक सेंट्रल आइडिया आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% श्योर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 3 पोएम तो आपका जो है देंगे ही। 3 पोएम में से आपका अगर शुरुआत की 3 याद की हो तो तब भी आपका जो है 3 में कोई एक तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो आपका 3 तैयार कर लोगे तो श्योर है आपका एक सेंट्रल आइडिया या 2 सेंट्रल आइडिया उसमें फंसेगा ही। तो इसलिए शुरुआत की 3 पोएम की सेंट्रल आइडिया आप क्या करेंगे? तैयार करेंगे। ठीक है, शुरुआत की 2 तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, तीसरी में थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे जब भी चल जाएगा, क्योंकि शुरुआत के 2 में से ही आपकी एक सेंट्रल आइडिया से पूछा जाएगा। ये 100% श्योर है कि शुरुआत की 2 पोएम में से एक सेंट्रल आइडिया आएगी ही, लेकिन एक वैकल्पिक रूप में तीसरी भी तैयार आप किए रहोगे। तो भैया आज हम इस पोएम इस जो है क्लास में शुरुआत की 3 पोएम की सेंट्रल आइडिया को कवर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पोएम नंबर 1 माई मदर एट 66 कमला दास के द्वारा लिखा गया, इसकी सेंट्रल आइडिया देखते हैं। और सेंट्रल आइडिया देखिए यहाँ पर 9वां पॉइंट में सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको पहले ही बता चुके हुए हैं। तो अब जल्दी से हम लोग इस पोएम के सेंट्रल आइडिया में आ जाते हैं और ये सेंट्रल आइडिया हर वर्ष पूछी गई है। 2022, 23, 24, 25 सभी वर्ष ये सेंट्रल आइडिया पूछी गई है और सभी सेट में पूछी गई है। एक बार जब आपका पेपर होता है तो 5-6 सेट बनते हैं, सभी सेट में जो है पूछा गया है। तो भैया सेंट्रल आइडिया में पहले हम लोग लिखते क्या है उसको समझते हैं। सेंट्रल मीन्स होता है मुख्य, होता है आइडिया मीन्स विचार। जो कविता का मुख्य विचार है, पोएम का मुख्य विचार है, मीन्स उस पोएम के माध्यम से कवि आप तक कौन सी बातों को पहुंचाना चाह रहा है, वही आपकी सेंट्रल आइडिया होती है। उन्हीं सारी चीजों को आपको सेंट्रल आइडिया में लिख देने होते हैं, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि समरी के रूप में आपको सेंट्रल आइडिया लिख देना होता है कि आप इस पोएम के माध्यम से क्या सीखे हो और क्या है इस पोएम में, इसकी कहानी क्या थी, मीन्स इस पोएम में क्या बताया गया, वही सारी चीजें आप समरी के रूप में जो है सेंट्रल आइडिया में लिख सकते हैं। मुख्य थीम जो मुख्य विचार होते हैं उसी को लिखने होते हैं। अब माई मदर एट 66 के मुख्य विचार क्या हैं? मुख्य विचार बस यही है कि कमला दास अपनी माँ से अलग हो रही हैं और यहाँ ओल्ड एज दिखाई गई है, किस प्रकार से जो है जब ओल्ड एज होती है माँ बेटी जो है रिश्ता कैसे होता है, माँ को बेटी को कैसे दुख होता है, माँ बूढ़ी हो रही है, माँ को छोड़ के जाने पे कैसे बेटी को दुख होता है, तो उन सारी चीजों को दिखाया गया। उन्हीं सारी चीजों को आपको इस सेंट्रल आइडिया में लिख देने हैं। देखिए लिखे हुए हैं एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। देखिए सारी हमने मुख्य भाव को दिखाए हुए हैं। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस मीन्स उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक जो है प्रोसेस है, मीन्स प्रक्रिया है, मीन्स एक नेचुरल प्रोसेस है। उम्र का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस ही मीन्स प्राकृतिक प्रक्रिया है इन द ह्यूमन लाइफ मीन्स मानव के जीवन में एंड एनिमल्स और जो है जानवरों के जीवन में। मानव और जानवरों के जीवन में उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज। और ये जो माई मदर एट 66 पोएम है ये एडवांसिंग एज मीन्स बढ़ती हुई उम्र पर जो है निर्भर करता है, मीन्स उसी का थीम है, उसी की मुख्य जो है इसका थीम है, मुख्य उसी के समरी है। एंड द फियर ऑफ लॉस और जो डर होता है, लॉस खोने का जो डर होता है, एंड सेपरेशन अलग होने का जो डर होता है, एसोसिएटेड विथ इट इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके थीम के साथ जो है खोने का डर और सेपरेशन अलग होने का डर जुड़ा हुआ है। पहली बात ये एडवांसिंग एज पे है, बढ़ती हुई उम्र पे है, और जो बढ़ती हुई उम्र के साथ उस इंसान को जो खोने का डर होता है और अलग होने का डर होता है उस पे भी इसकी थीम है, इसकी मुख्य जो है विषय जो है मुख्य विषय इसी पे है। आगे है दी पोएटिस अंडरगोज मीन्स कवित्री जो है अंडरगोज मीन्स गुजरती हैं। अंडरगोज मीन्स होता है गुजरना। कवित्री गुजरती हैं, कैसे गुजरती हैं? प्लिथोरा ऑफ इमोशंस मीन्स भावनाओं के जो है प्लिथोरा से, भावनाओं के प्रवाह से। ठीक है, प्लिथोरा मीन्स जो है संग्रह, ऑफ इमोशन मीन्स भावनाओं के, वह भावनाओं की प्रचुरता या प्रचुरता भी प्लिथोरा मीन्स कह सकते हो, वह भावनाओं की प्रचुरता से गुजरती हैं। When she sees her mother aging, जब वह अपनी माँ को बूढ़ी होते हुए देखती हैं तो वह भावनाओं की प्रचुरता से गुजरती हैं। एंड फील्स और महसूस करती हैं दी पैंग्स दर्द महसूस करती हैं, आप सेपरेशन अलग होने के दर्द को महसूस करती हैं। एट दी थॉट ऑफ लूजिंग हर, उन्हें खोने के डर से खोने के डर से वे दर्द महसूस करती हैं। सी आल्सो विशेस, वह ये भी इच्छा करती हैं फॉर द लास्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर, वह अपनी माँ की जो है खोई
खोई हुई सुंदरता और जो है उनके यूथ या जवानी काल को भी मिस करती हैं, मिस इच्छा करती हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया इस जो है पहली पोएम का सेंट्रल आइडिया हो गया। हमने थीम दिखा दिया, इस पोएम का थीम क्या है, उसके बाद हमने थोड़ा सा समरी भी दिखा दिए कि इस पोएम में क्या चीजें हैं। तो सारी चीजें हमने एक एक करके इस पोएम के सेंट्रल आइडिया में दिखा दिए हुए हैं। एक बार और इस पोएम के सेंट्रल आइडिया देखिए, उसके बाद अगली पोएम के सेंट्रल आइडिया की तरफ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो सेंट्रल आइडिया है, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस इन द ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल्स। माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन associated with it. The poetess undergoes a plethora of emotions when she sees her mother aging and feels the pangs of separation at the thought of losing her. She also wishes for the lost beauty and youth of her mother. आगे बढ़ते हैं अगली सेंट्रल आइडिया की तरफ। अगली सेंट्रल आइडिया आपकी दूसरी पोएम कीपिंग क्वाइट की है, जो पेब्लो नेरूडा के द्वारा लिखी गई है। और जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, बार बार करें। अगली क्लास आपको तभी मिलेगी जब लाइक की संख्या 100+ पहुंचेगी। तो आप लोग शेयर करके आप लाइक की संख्या 100+ जल्दी से पहुंचा देंगे। ठीक है, अब कीपिंग क्वाइट में क्या बात किया गया है, इसका थीम क्या है, इसका मुख्य विषय क्या है। तो ये कीपिंग क्वाइट में शांत रहने के लिए बात किया गया है कि आप कुछ समय के लिए शांत रहिए ताकि आप अपना अंतरावलोकन कर सकें कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उसी के बारे में कीपिंग क्वाइट है, क्योंकि जिंदगी में जो है जो लोग एक धर्रा बना लेते हैं उसी पे चलते रहते हैं। वो सोचने के लिए उनके पास समय ही नहीं होता है कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, गलत है सही है। उनको मानसिक संतुलन मिल ही नहीं पाता है। गलत कर रहे हैं तो गलत करते ही जिंदगी भर चले जाएंगे, तो उनको पास मानसिक संतुलन नहीं होगा, कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर कभी पेब्लो नेरूडा कहते हैं कुछ समय आप शांत रहिए और अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए, अंतरावलोकन करिए कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं करना है, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीजों का इंट्रोस्पेक्शन करिए। तो उसी चीज के बारे में है, उसी चीज को आपको इस पोएम के जो है सेंट्रल आइडिया में दिखाएंगे। देखिए लिखी हुई हूँ उसी चीज को। और ये सेंट्रल आइडिया ये भी सभी वर्ष पूछा गया, 22, 23, 24, 25 सभी वर्ष के सभी सेट में पूछी गई सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, अब आपका देखिए लिखे हुए हैं, दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज बाय पेब्लो नेरूडा। यह सुंदर कविता पेब्लो नेरूडा के द्वारा लिखी गई है। द पोएट आस्क, मींस कवि पूछते कहते हैं, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स टू स्टॉप, मींस कवि कहते हैं ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, सभी ह्यूमन बीइंग्स से, मींस सभी मानवों से, टू स्टॉप ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटी, मींस अपनी सभी सांसारिक गतिविधियों को रोक दें, फॉर अ व्हाइल, मींस कुछ समय के लिए, एंड स्पेंड आवर फ्यू मोमेंट्स, और अपने कुछ क्षण कुछ समय व्यतीत करें, इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, मींस शांत अंतरावलोकन में अपने कुछ समय को क्या करें, व्यतीत करें। इट विल कीप अस, यह हमें रखेगा, टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, हमें इससे हम अपनी आप को समझ सकेंगे, इससे हम आवर सेल्फ मींस अपने आप को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, मींस समझ सकेंगे। वी आर इन ट्रबल, हम परेशानी में हैं, बिकॉज क्योंकि वी ऑलवेज रिमेन इन हरी एंड रश, हम क्योंकि हमेशा जल्दबाजी में होते हैं। लेट अस विथड्रॉ आवरसेल्फ फ्रॉम ऑल अनडिजायरेबल एक्शंस, हमें सभी अवांछनीय कार्यों से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, एंड रिमेन क्वाइट, और शांत रहना चाहिए। इट विल ब्रिंग ऑल टुगेदर, यह हम सभी को साथ लाएगा, एंड अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और एक समझ की भावना उत्पन्न करेगा, विथ डेवलपमेंट मींस विकास के साथ, और विकास के साथ एक हमारे अंदर समझ की भावना को डेवलप करेगा, विकसित करेगा। तो भैया ये हो गया इस दूसरी पोएम कीपिंग क्वाइट की सेंट्रल आइडिया हो गई। सिंपल सी बात है, जो मुख्य थीम थी, जो मुख्य विषय था, उन्हीं सारी चीजों को हमने इस पोएम के सेंट्रल आइडिया में दिखा दिए हुए हैं। तो एक बार और इस पोएम की सेंट्रल आइडिया देखते हैं, उसके बाद हम लोग तीसरे और अंतिम पोएम की सेंट्रल आइडिया की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सेंट्रल आइडिया कुछ इस तरह से इस पोएम की हो गई कि दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरूडा। द पोएट आस्क ऑल द ह्यूमन बीइंग्स टू स्टॉप ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटी फॉर अ व्हाइल and spend our few moments in quiet introspection. It will keep us to understand ourselves. We are in trouble because we always remain in hurry and rush. Let us withdraw ourselves from all undesirable actions and remain quiet. It will bring all together and a feeling of understanding with development. तो भैया ये हो गया। अब हम लोग बढ़ जाते हैं अंतिम पोएम सेंट्रल आइडिया, अंतिम पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी की सेंट्रल आइडिया, जो जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई पोएम है। अब इस पोएम की सेंट्रल आइडिया को हम लोग अच्छे से देखेंगे, कवर करेंगे। भैया ध्यान से आपको सुनना है, समझना है चीजों को, ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है, इस सेंट्रल आइडिया है। अब इसकी सेंट्रल आइडिया क्या होगी अ थिंग ऑफ ब्यूटी की? अ थिंग ऑफ ब्यूटी में क्या बताया गया? सुंदर वस्तु के बारे में बताया गया है। सुंदर वस्तु कौन सी होती है? तो भैया सुंदर वस्तु वे होती हैं जो आपको अनवरत हमेशा खुशी प्रदान करे,
उससे जो है वो वस्तु आपके पास जितने समय रहे उससे आप उतना अधिक, जैसे जैसे समय व्यतीत हो जाता चले जाए, उससे आपकी खुशी, उससे आपकी जो है चाहत, उसकी इच्छाएं मतलब सारी बढ़ती चली जाए उस चीज के प्रति, वो आपकी सुंदर वस्तु होती है। जैसे आप लोग कहते हैं कि कोनो लड़की को देख लिए, सुंदर लड़की को देख लिए, कहते हो कि ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है, तो आप उसके फिजिकल अपीयरेंस को देख करके सुंदरता कह रहे हैं। जैसे जैसे फिजिकल अपीयरेंस डीके होगा, मीन्स क्षरण उसका होगा, चला जाएगा, वैसे आपका जो है प्यार घटता जब चला जाएगा, तो सुंदर वस्तु नहीं है, इसका फिजिकल अपीयरेंस सुंदर नहीं है, जो उसका इनर अपीयरेंस है, मतलब उसकी जो भावनाएं हैं, जो विचार है, वो सुंदर होने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की भावनाएं और विचार सुंदर हैं तो आप उस इंसान की जो है उस इंसान के साथ एक लंबे समय तक साथ रह सकते हैं, आप बहुत लंबा समय उसके साथ व्यतीत कर सकते हैं। अगर लेकिन फिजिकल अपीयरेंस ही अच्छा है तो तब आप लंबे समय तक उसके साथ नहीं रह पाएंगे, आप ऊब जाएंगे, आप जो है चीजों से परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए फिजिकल अपीयरेंस सुंदर चीज नहीं है, लोगों के थॉट प्रोसेस होती हैं वो सुंदर चीज होती हैं। ठीक है, सुंदर वस्तु की सुंदरता हमेशा बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अगर जो है बॉडी सुंदर है तो कहें क्यों उसकी सुंदरता तब तो बढ़नी चाहिए ना, बॉडी जो है समय के साथ और सुंदर हो जाना चाहिए ना, नहीं होता है तो सुंदर नहीं है, सुंदर है, लोगों के विचार सुंदर हैं। ठीक है, तो सुंदरता ऐसी चीज होती है जिससे हमें अनवरत खुशी मिलती रहती है, खुशी हमेशा उससे बढ़ती रहती है, वही सुंदर चीज होती है। कोई भी चीज हो सकती है, ऐसा नहीं कि केवल जो है हम ह्यूमन के बारे में बात करें, कोई भी चीज जो है सुंदर हो सकती है, जिससे आपको खुशी मिली, जिस चीज से आपको खुशी मिले, जिससे अनवरत खुशी मिले, वो चीज सुंदर होती है। जैसे अगर आपको पढ़ने से लगाव हो गया, आप जैसे पढ़ते चले जाओगे, ये आपकी किताबें आपके लिए किताबें सुंदर होती चली जाएंगी, तो आपके लिए किताब भी सुंदर है। ठीक है, कुछ भी चीज है जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपको करने से और आगे मजा मिलता चला जाए, वही आपका चीज सुंदर चीज होती है, जिससे आपको खुशी बढ़ती चली जाए, घटे ना। ठीक है, बढ़ती चली जाए। तो अब इसी चीज को आपको इस पोएम की सेंट्रल आइडिया में लिख देने हैं। अब देखिए लिखे हुए हैं, क्या लिखे हैं, दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, यह सुंदर कविता जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय, अ थिंग ऑफ ब्यूटी मींस एक सुंदरता की वस्तु, कांस्टेंट मींस जो है स्थिर, जॉय मींस खुशी का एक स्रोत होता है, मींस जो है एक सुंदर वस्तु एक स्थिर खुशी का स्रोत होता है। ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर, सुंदरता सभी जगह पाई जा सकती है। इट इज समथिंग, या कुछ ऐसी होती है, दैट हैज द एबिलिटी, जिसके अंदर क्षमता होती है, टू ट्रांसफॉर्म लाइफ मींस जीवन को बदलने की। सुंदरता ऐसी वस्तु होती है जिसके अंदर क्षमता होती है जीवन को बदलने की, जिसके अंदर क्षमता होती है। इट आल्सो हाईलाइट्स, यह भी दिखाती है, द फैक्ट मींस इस तथ्य को, दैट ब्यूटी हैज अ थेरापेटिक मींस होता है औषधि या चिकित्सा शास्त्र, मींस सुंदरता के पास थेरापेटिक मींस औषधि गुण होते हैं, क्वालिटी गुण होते हैं। दैट इज द एबिलिटी, इसके अंदर क्षमता होती है, टू रिमूव नेगेटिविटी, कि ये जो है नकारात्मकता आपके अंदर दूर कर सकती है। जब कोई इंसान, कभी कभी आप बहुत परेशान हो, किसी ऐसे इंसान से मिलो जो बहुत पॉजिटिव इंसान हो, बहुत अच्छा इंसान हो, तो आपके अंदर जो निगेटिव फीलिंग चल रही होती है वो दूर हो जाती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि आप अच्छे लोगों के साथ संगत करिए, अच्छे लोगों के साथ संगत करेंगे तो आपके विचार अच्छे रहेंगे, आप अच्छे बने रहेंगे। तो वही बात है कि दैट इज द एबिलिटी टू रिमूव नेगेटिविटी, मीन सुंदर वस्तु ऐसी चीज होती है जो आपकी नकारात्मकता को भी क्या कर देती है, रिमूव कर देती है, दूर कर देती है। इट कैन बी एनीथिंग, या कुछ भी हो सकता है, एज एनी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई वस्तु हो सकता है, नेचर प्रकृति हो सकता है, टेल्स कोई कहानी हो सकता है, कहानी भी आपको मोटिवेट करती हैं, आर इवन नोबल डीड्स, या फिर महान कार्य हो सकते हैं, ऑफ आवर इंसेस्टर मीन्स हमारे पूर्वजों के, या फिर हमारे पूर्वजों के महान कार्य भी हो सकते हैं। तो कोई भी सुंदर वस्तु हो सकती है, ऐसा नहीं कि जो है केवल ह्यूमन बॉडी की बात हम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ह्यूमन की बात नहीं कर रहे, कोई भी वस्तु सुंदर हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई नेचर हो सकता है सुंदर, टेल कोई कहानी हो सकता है, पूर्वजों की कोई महान कार्य कहानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सुंदर चीजें। ठीक है, तो भैया ये हो गया आपका अ थिंग ऑफ ब्यूटी की सेंट्रल आइडिया हो गई। तो एक बार और देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो भैया हो गया, this beautiful poem is composed by John Keats. A thing of beauty is a source of constant joy. Beauty can be found everywhere. It is something that has the ability to transform lives. It also highlights the fact that beauty has a therapeutic quality, that is the ability to remove negativity. It can be anything as any object, nature, tales, or even noble deeds of our ancestors. तो भैया ये हो गया आज की क्लास हो गया। हमने 3 सेंट्रल आइडिया कराए, तीनों सेंट्रल आइडिया आप अच्छे से पढ़ लेंगे, बस इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जितनी चीजें हमने आपका
2 क्लास में पोएट्री वाले सेक्शन में कराएं, बस इतना ही आपको पढ़ना है, कुछ नहीं इसके अलावा पढ़ना है। इतने से ही आपके 10 नंबर पक्के हो गए, 2 क्लास से 10 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं आई होगी। और टारगेट हम लोग का इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का है, तो इसलिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करना, इस टारगेट को हम लोग आसानी से अचीव करेंगे यदि आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सभी प्यारे से वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करना ही है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। बाकी अगर आपका 100+ लाइक होगा तभी आपकी अगली क्लास मिलेगी, नहीं अगर 100+ लाइक होगा तो अगली क्लास नहीं मिलेगी। ठीक है, और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है, तो आप छोटे छोटे बदलाव करिए, छोटे छोटे मेहनत करिए, मीन्स धीरे धीरे मेहनत करिए। एक दिन आपका संपूर्ण सिलेबस आपके अधीन हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा, आप आसानी से बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। तो भैया अब यही क्लास समाप्त करेंगे। अगली जो क्लास आपकी 10वीं क्लास जो होगी रिवीजन सीरीज को, जो 10वीं क्लास होगी वो आपकी विस्तास की क्लास होगी। प्रोज और पोएट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, अगली क्लास आपकी विस्तास की क्लास होगी। तो भैया यहाँ तक अच्छे से पढ़ लीजिए, लाइक की संख्या 100+ पहुंचा दीजिए, अगली क्लास आपकी विस्तास की मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। भैया मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय श्री राम।